Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discuss the experimental method as per class 11th NCERT Psychology. तो आज हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहे हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड का और इसे हम बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिस्ट किसी एक वेरिएबल को चेंज करता है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और देखता है कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरे वेरिएबल पर जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, अगर हम किसी इंसान के इन्वायरमेंट को बदलें जिससे उसे जैसे उसे रिवॉर्ड देना, तो क्या उसका बिहेवियर चेंज होगा? हम बहुत बार कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों का बिहेवियर ठीक रखिए, आप अपने बच्चों का एनवायरनमेंट ठीक रखिए। दैट मीन्स कि अगर हम अपने बच्चों का या किसी भी पर्सन का अगर हम एनवायरनमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकता है, राइट? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी एक उसी का पार्ट है जिसके आज हम कुछ की टर्म्स को समझेंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड में हम हाइपोथेसिस, प्रोसीजर्स, स्टेटमेंट्स, मटेरियल्स एंड आफ्टर ऑल कंक्लूजन की बात करते हैं। एक साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सारी थ्योरीज को टेस्ट करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं और उसका कंक्लूजन भी निकालते हैं कि इज इट वर्थ इट और नॉट, राइट? चलिए इसको समझते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से और कुछ इसकी कुछ की टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें इसके की टर्म्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है ना? एक्सपेरिमेंट कैसा है? बेसिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो वेरिएबल रिसर्चर चेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को रिवॉर्ड दिया, तो मैंने उसको रिवॉर्ड दिया, तो हो सकता है वो रिवॉर्ड लेने के बाद बहुत खुश हो, और रिवॉर्ड लेने के बाद अगर वो खुश है तो माइट भी वो नेक्स्ट टाइम कुछ और ऐसी चीजें करे जिससे वो और ज्यादा खुश हो जाए। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड थिंग इज दैट डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसमें कि इम्पैक्ट क्या आया। जो मेजर किया जाता है यानी बिहेवियर या रिस्पॉन्स, मतलब बच्चों का मोटिवेशन लेवल। आपने एक बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया, माइट बी वो नेक्स्ट टाइम और बेस्ट परफॉर्म करे और वो और अच्छे से उस चीज को अचीव करने की कोशिश करे बिकॉज उसको फर्स्ट टाइम रिवॉर्ड मिला था, राइट? सेकेंड थिंग इज थर्ड वन इज दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप? जिसे ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि रिवॉर्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप अपनी चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई ग्रुप पिक किया एंड यू ट्राई टू मैन्युपुलेट, दैट इज मैन्युपुलेटेड वेरिएबल। इस बिहेवियर और रिस्पॉन्स को हम देखते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर कोई चीज अप्लाई करी है, मैंने कोई चीज टेस्ट करी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। थर्ड वन इज कंट्रोल ग्रुप। नाउ व्हाट इज द कंट्रोल ग्रुप? वो ग्रुप जिसे कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाता हो, मतलब कंपैरिजन के लिए, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए होता है, जिसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। बेसिकली this group doesn't need receive the treatment or the manipulation, it is used as a baseline of the comparison। मुझे जस्ट उसको कंपेयर करना है, दैट्स इट। लास्ट वन इज द रैंडम असाइनमेंट। नो व्हाट इज द रैंडम असाइनमेंट? बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में रैंडमली डिवाइड करना ताकि बायस ना हो, मतलब हम किसी को फेवर ज्यादा ना करें। मतलब कि ये हो सकता है कि मैं अगर किसी एक के साथ मैं बात कर रही हूँ या मैं चार लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो उसमें से मैं किसी की साइड लेकर ना बात करूँ। अगर मैं किसी पे एक तरीके का मैं अगर टेस्टिंग कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आई शुड नॉट फॉलो द बेसिक्स ऑफ बायस। ओके, आई हैड टू फॉलो द एक्चुअल पार्ट कि इज इट राइट और रॉन्ग, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, देखो, साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि नींद मेमोरी को इफेक्ट करती है या नहीं, है ना? नींद मेमोरी को इफेक्ट करती है या नहीं, इसे समझेंगे। बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो नींद के जो मैं घंटे काउंट करूंगी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 4 आवर की है, 8 घंटे की है ना? और वही नींद क्या मेमोरी को इफेक्ट करेगी? नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जांपल? मेमोरी टेस्ट का स्कोर, मतलब मैंने जब बच्चा सोने के बाद उठता है तो मैं उसकी मेमोरी टेस्ट को स्कोर करके देखती हूँ, क्या उसकी नींद पे कोई इफेक्ट पड़ा, क्या उसकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट पड़ा, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल।
ओके। बेसिकली मैंने दो ग्रुप्स पे डिवाइड किया था। ग्रुप ए जो था वो 8 घंटे सोया, ग्रुप बी जो था वो 4 घंटा सोया। तो दोनों ग्रुप का जो टेस्ट स्कोर होगा उसे कंपेयर किया जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाता है, राइट। अब अगर आपसे कोई इसके एडवांटेजेस पूछे, दैट इज साइंटिफिक और बिल्कुल रिलायबल है ये। इसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इससे पता चलता है। ओके। इट इज रेप्लीकेबल। ओके। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, दैट इज लिमिटेशंस। रियल लाइफ जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता, समटाइम्स ये आर्टिफिशियल होता है बिकॉज ये सिचुएशन को हमें ऐसी क्रिएट करना पड़ता है, राइट। सब बिहेवियर मतलब बेसिकली लैब में ही स्टडी किए जाते हैं, या हो सकता है कि लैब में भी स्टडी ना किए गए हों। इट शुड बी आर्टिफिशियल एज आई सेड टू यू। कभी कभी अनएथिकल भी हो सकता है बिकॉज जैसे स्ट्रेस है, डिसेप्शन है, इट विल अ पार्ट ऑफ दैट पार्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एंड now we will discuss the correlation method, positive correlation, negative correlation and the no relation. बेसिकली ये होते क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। कोरिलेशन मेथड एक रिसर्च टेक्निक है, ठीक है। इसके तीन ग्राफ्स होते हैं एज आई शो यू इन द स्क्रीन, दैट इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द नो रिलेशन, राइट। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, कोरिलेशन मेथड एक रिसर्च टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिस्ट देखता है कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। बट हाँ, याद रहे कोरिलेशन ये भी बताता है कि भाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड वो नहीं बताता। देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज जस्ट टू ट्राइंग टू चेक कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बट जो कोरिलेशन मेथड होता है वो ये बताता है कि इसका कॉज इफेक्ट क्या है, राइट। अब मैंने इसमें कुछ चीजें मेंशन करी हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए, जब एक वेरिएबल बढ़ता है ना, तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। ओके। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मान लीजिए पढ़ाई के टाइम आप पढ़ाई के समय आप पढ़ रहे हैं और आपके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा, आपने एक्सरसाइज करी है तो आपकी फिटनेस भी बढ़ रही है ना। एज हाइट इंक्रीजेस हो सकता है कि आपका वेट भी बढ़े। इज इट वेरी सिंपल एंड क्लियर? तो व्हाट इज द नेगेटिव कोरिलेशन ऑन दैट पार्ट? जब कोई मतलब सिंपल सी बात है, नेगेटिव रिलेशन को आप एक उसमें देख सकते हो कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है ना, तो दूसरा वेरिएबल घटना चालू हो जाता है। दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लीजिए कि आप मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी गिरने लग गई। आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लग गई। इज इट? लास्ट वन इज द नो रिलेशन, जिसको हम जीरो भी बोलते हैं। जब दो वेरिएबल के बीच कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता, दैट इज द नो रिलेशन। किसी का कहते हैं ना, किसी का बढ़ना या घटना दूसरे पर असर नहीं डालता, ठीक है। जैसे लोगों का जो शू साइज है और उनकी इंटेलिजेंस, उसका कोई रिलेशन है क्या आपस में? तो नहीं, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। तो मैं एज एज यू कैन सी, मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, देयर आर सम वैल्यू रेंजेस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन होगा तो ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जाएगा, दैट इज -1 टू +1। परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो +1, नेगेटिव होगा तो -1, और अगर नो रिलेशन होगा तो 0, राइट। तो इंपॉर्टेंट इज दैट कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कैजुएशन। मतलब मान लो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का रीजन वो नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द कोरिलेशन? देखो, हर चीज की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं, राइट। तो इसमें भी कुछ इसकी साइड्स हैं। इट इज अ क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप डेटा कलेक्ट करने के लिए इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडिक्शन में बहुत अच्छे से काम करेगा। इफ मान लीजिए इफ मार्क्स एंड स्टडी आवर्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, आप पढ़ भी रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बेटर आएगा। दिस इज फॉर द रियल लाइफ डेटा। हेल्थ का डेटा चेक करना हो, एजुकेशन का डेटा चेक करना हो, जहां पे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ फाउंडेशन फॉर द रिसर्च बेसिकली। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
जैसे कि कोरिलेशन इज नॉट अ कॉजेशन, मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है, जस्ट बिकॉज टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर डजंट मीन वन कॉजेज द अदर। मतलब अगर आइसक्रीम की सेल्स बढ़ रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि क्राइम रेट भी बढ़ेगा, है ना। बट आइसक्रीम डज नॉट कॉज क्राइम, आइसक्रीम से कोई क्राइम थोड़ी ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों का आपस में रिलेशन होना जरूरी है ना। नेक्स्ट थिंग, इसका लिमिटेशन क्या है, थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम। कभी कभी एक थर्ड हिडन वेरिएबल दोनों वेरिएबल को इफेक्ट करता है, जैसे कि टीवी देख रहे हो तो गुस्सा भी बढ़ रहा है, मे बी पेरेंटल सुपरविजन घट गई है, सो दिस इज द रियल कॉज। आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कर पाते थे, है ना। तो बेसिकली दिस डेटा कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। फोर्थ वन इज द बेसिकली कोरिलेशन मेथड डिटेक्ट करता है ओनली लीनियर रिलेशनशिप्स को, ओके, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन मेथड, और आई होप यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो आपको चीजों को रियल लाइफ में समझने में हेल्प करेगा। So now this is all about the today's class. In the next class, we will move forward with this chapter और हम आने वाले methods को cover करेंगे, that is quantitative method. So thank you so much and bye.